मौर्य कला। मौर्य कला की हम देखेंगे इसको पहले भूमिका, फिर विशेषता, जिसमें राजकीय लोक कला मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव क्या क्या है, मौर्य कला किस प्रकार तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रतिबिंबित करती है, बौद्ध धर्म के साथ संबंध कैसा है, बिहार में मौर्य कला का प्रभाव क्या है, आलोचनात्मक परीक्षण और निष्कर्ष। ठीक है, सबसे पहले इसका भूमिका देखते हैं। मौर्य की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के परिचायक के रूप में मौर्य कला भारत के प्राचीन वैभवशाली कला के रूप में उत्कृष्ट उदाहरण है। मूलतः राजकीय कला शैली के रूप में विद्यमान रही है। यह कला शैली विशिष्ट लोक कला को दर्शाती है। मौर्य की कलागत समृद्धि का आधार राजनीतिक एकीकरण के फलस्वरूप समृद्धशाली और आर्थिक रूप से सशक्त मौर्य साम्राज्य का निर्माण था। मौर्य कला अपनी कलागत विशेषताओं के साथ तत्कालिक भारत के सामाजिक आर्थिक पक्षों को काफ़ी सटीकता और व्यवहारिक के रूप में प्रतिबिंबित करती है। मौर्य कला का इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है, क्योंकि इसी काल में मिट्टी या लकड़ी की जगह पत्थर का प्रयोग स्थिरता और निरंतरता प्राप्त हुआ था ना। आप देखते हैं लक्षण और विशेषता। इसको राजकीय कला में सबसे पहले राजप्रसाद, फिर स्तंभ, फिर स्तूप, फिर गुहा विहार। उसके बाद मूर्ति कला में सबसे देखेंगे स्तंभ के ऊपर जिसमें पशु की आकृति बनी है और जो कुछ सादे या स्वतंत्र कलाकार के द्वारा निर्मित है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं राजप्रसाद। इसकी अवस्थिति संभवतः यह राजप्रसाद पटना के वर्तमान में कुम्हार के निकट था, है ना। और संरचनात्मक विशेषता, यह साम्राज्य के वैभव को प्रतिबिंबित करती है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद और पाटलिपुत्र की राजधानी का निर्माण कराया था इन्होंने। इस सभा के भवन के अवशेष से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद यह भवन अनेक खंभों वाला था, जिसमें 84 पाषाण के स्तंभ थे और मुख्यतः लकड़ी से निर्मित थी। इसकी भवन की लंबाई 140 फीट, चौड़ाई 120 फीट। उसके बाद भवन के स्तंभ लाल बलुआ पत्थर के बने हुए थे, उनमें चमकदार पॉलिश की गई थी। सम्राट अशोक ने पाषाणों के उपयोग कर इसमें काष्ठ प्रसाद का भी विस्तार किया था। ठीक है, सभा भवन, इसी के भीतर एक सभा भवन बना था। राजसभा के भीतर ही एक विशाल कक्षों वाला एक 80 स्तंभ वाला सभा भवन बना था, और ये सभा भवन का यहाँ उल्लेख चर्चा किया गया। उसके बाद राजप्रसाद के बारे में विभिन्न टिप्पणी किया गया, जैसे एरियन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो है ना, भव्यता का मुकाबला सूसा और एक बताना स्थित राजप्रसाद भी नहीं कर सकता है। फाहियान कहता है गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और ये देवताओं से निर्मित बताता है। पतंजलि राजप्रसाद की प्रशंसा करता है। उसके बाद देखते हैं स्तंभ। अशोक द्वारा इन्हें बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित पवित्र स्थलों को चिन्हित करने की किसी महान घटना के उपलक्ष्य में निर्माण किया गया था। इन स्तंभों में अधिकांश जगह धर्म के प्रचार प्रसार या लेखा जनता के लिए अशोक शासनादेश होते थे। उसके बाद स्तंभ के शीर्ष पर फल के ऊपर विभिन्न पशु आकृति जैसे सिंह, हाथी, बैल आदि का चित्र मिलते हैं। रामपुरबा का स्तंभ जो है ना, नटुआ बैल ललित मुद्रा में खड़ा हुआ है। यहाँ लौरिया नंदनगढ़ जिस पर सिंह बैठा हुआ है, बिहार में। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ जहाँ पे उस पर सिंह है, सिंह शीर्ष नाम से प्रसिद्ध है। सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा सर्वोच्च उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए सिर के चारों ओर बड़े बड़े प्रतिमाएं स्थापित है, और उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि का गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ साफ झलक दिखाई देती है। उसके बाद है यह स्तंभ शीर्ष धर्म चक्र परिवर्तन के मानक का प्रतीक है। बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है, सूचक है ना। ये सभी स्तंभ अपने आप में पूर्ण स्वतंत्रता है, एक खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। हमारा यह क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है। उसके बाद देखते हैं स्तंभ। इन पर एक तो लिपिबद्ध और एक सादा इन पर धम्म लिपियों द्वारा खोदी गई है ना। धम्म लिपि कुछ खोदी। इस प्रकार के स्तंभ दिल्ली, मेरठ, सारनाथ, सांची, रामपुरबा जगहों पर प्राप्त हुआ है। और जो सादा स्तंभ इस वक्त सामान्य स्तंभ है, इस प्रकार के बसाड़, कुसरा आदि जगहों पर से प्राप्त हुआ है ना। तो ये आपका तना है, तना के ऊपर ये मेखला है, मेखला के ऊपर ये उल्टा कमल, कमल के ऊपर है कंठ, और ये बैठा है पशु चौकी पे। इसकी संरचनात्मक विशेषता देखते हैं। ये स्तंभ जो है ना, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने थे। 35 से 50 फीट इसका ऊंचाई है, 50 टन इसका वजन है। ये स्तंभ खास तौर पर खास तरह की पॉलिश की गई थी, जिन्हें ओप कहते थे। इनकी चमक आज भी वैसी ही बनी हुई है। स्तंभ लंबे, सुडौल तथा आकाश में है ना, शीर्ष पर तरासे गए हुए हैं। ये स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतले हैं, नीचे मोटा ऊपर पतला है। उसके बाद तना, इसकी चौड़ाई ऊपर से नीचे और की कम होती जाती है। स्तंभ शीर्ष जिसको कहते हैं, स्तंभ के शीर्ष पर बने कंठ के ऊपर चौकी निर्मित है, जिसमें हम क्या देखें कि पशु बैठा हुआ था। स्तूप, यह बौद्ध कला से संबंधित शब्द है, और स्तूप शब्द का अर्थात होता है ढेर। पाली ग्रंथों में ये थू या धूप
कहा जाता है, जो कालांतर में स्तूप हो गया। स्तूप निर्माण कला मौर्य काल पहले ऋग वैदिक काल में भी प्रचलन में था। उसके बाद है जो अशोक के शासन काल में के दौरान चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसमें मौजूदा शरीर अवशेषों को विभाजन कर स्मारकों में उन्हें प्रतिष्ठित कर स्तूप पूजा के निमित्त प्रयोग किए जाते थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 9 स्तूप बनवाए गए, जिनमें राजगिरी, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, पावा, कुशीनारा ये सब में थे। और इनमें से 8 बुद्ध अवशेषों से, जबकि 9वें में वह बर्तन था जिनमें वह मूल रूप से अवशेषों को उनको रखा गया है। उसके बाद स्तूप देख लेते हैं। ये है तोरण द्वार जिसमें हम प्रवेश करते हैं। ये वेदिका जो इसके चारों ओर घेरा लगा रहता है। ठीक, एक यहाँ ऊपर भी वेदिका रहता है और यहाँ जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ये ऊपर वाला ऊपर और ये अंड रहता है, इसको अंड कहते हैं। ये जिसमें रखा जाता है अवशेष वगैरह हर्मिका कहते हैं। ऊपर जो ये तीनों रहता है इसको छत्रावली कहते हैं। और ये 3-4 द्वार रहता है, इधर भी एक, तो इसको कहते हैं तोरण द्वार। और मेघी जिसपे ये अंडाकार रहता है, नीचे वाला जिसपे बैठा रहता है ये मेघी है। सांची का स्तूप अशोक के समय ईंटों का बनाया गया था। बाद में शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग के समय ना इसे पत्थरों के कारीगर द्वारा अन्य परिवर्तन कर दिए गए। तोरण वेदिका के साथ साथ चारों तरफ प्रवेश करने के लिए बनाए जाते हैं। तोरण प्रवेश द्वार भी कहते हैं। स्तूप का मुख्य भाग होता है मुख्य प्रवेश भाग। उसके बाद है कुछ स्तूप तोरण द्वारों पर कुछ स्तूपों के तोरण द्वारों पर अलंकरण की प्रधानता है। सांची के तोरण द्वार पर गजरोही मतलब गज का चित्र, अश्वरोही मानव मूर्ति आकर्षण ढंग से उत्कीर्ण किए गए। उसके बाद है प्रदक्षिणा पथ। यह वेदिका एवं चबूतरे के मध्य चारों ओर परिक्रमा करने हेतु निर्मित किए जाते हैं ना वेदिका। उसके बाद वेदिका चबूतरे के चारों ओर दक्षिणा पथ पर होते हैं। ये रेलिंग से घिरा होता है ना। वेदिका लकड़ी द्वारा निर्मित होती है। शुंग वंशीय पुष्यमित्र शुंग ने इसे पत्थर से बनवा दिया था। उसके बाद मेघी हम बोले जिसपे चबूतरा ऊपर में बना रहता है उसको मेघी कहती है। वो मेघी ऐसे बना रहता है चबूतरा। उसके बाद अर्धगोलाकार अंड होता है जिसके अंदर छत ईंटों की बनी होती है, बाहर पक्की ईंटों की बनी होता था। हर्मिका पेटी निवास संरचना होती है जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे और यह स्तूप का सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है। छत्र हर्मिका के मध्य में लगाए जाते थे और छत्र 3 पक्ष होते हैं, श्रद्धा, सम्मान और उदारता के प्रतीक होते हैं। बौद्ध धम्म संघ इनको तीनों कहते हैं। उसके बाद स्तूप के प्रकार जैसे सार्वजनिक स्तूप है, परभोगी स्तूप है, उद्देशिका स्तूप है और संकलित स्तूप है। तो इसमें बुद्ध एवं उनके अनेक शिष्यों की अस्थियों तथा शारीरिक स्तूप रखे गए हैं जिन नाम से स्पष्ट है शारीरिक स्तूप। उसके बाद परिभोगी का जो भोग किया गया है उनके इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाए गए वस्तुएं भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन ये सब रखा जाता है। उसके बाद उद्देश्य महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थान पर स्मृति के रूप में निर्मित किया जाता है। क्या कहते हैं उद्देश्य का स्तूप। उसमें संकल्पित इस प्रकार के स्तूप का निर्माण विशुद्ध रूप से पूजा के लिए किया जाता है, उसको संकल्पित स्तूप कहते हैं। उसके बाद आते हैं गुहा विहार। बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुहा विहार का निर्माण किया जाता था। उसकी विशेषता देखते हैं। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए बहुत सारी गुफाएं बनाई गई थी। इन गुफाओं, छतों और दीवारों को चमकीली पॉलिश से पॉलिश किया गया था, जिसमें सुदामा गुफा 2 कास्ट में मतलब 2 कक्ष था बना हुआ था। और इसकी छत जो है ना गोलाकार, ये छत जो है ये तो गेट है और उसका अंदर का जो छत है ना वो ऐसे अर्धवृत्ताकार या गोलाकार। ये नागार्जुन गुफा हो गया, बराबर का गुफा हो गया। उसके बाद है दोनों कष्टों में दीवारों की छतों पर शीशे के समान चमकदार पॉलिश है। उसके बाद लोमस गुफा की वास्तु विन्यास सुदामा गुफा के वास्तु विन्यास के समान ही है। और ये अंतर केवल यही है कि इसका आंतरिक कोष वर्गाकार न होकर अंडाकार है ना। आंतरिक कोष कैसा है वर्गाकार, ये नहीं ये वर्गाकार है। उसके बाद क्योंकि इसको कौन बनाया था ये दशरथ। नागार्जुन समूह में गोपिका गुफा सुरंग के आकार की है जिसके दोनों सिरों पर गोल मंडप बने हुए हैं। इनमें से गर्भगृह तथा दूसरा मुख्य मंडप जाना जा पड़ता है। इससे मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य की सभी विशेषताओं प्राप्त होती है। उसके बाद गुहा बिहार की कुछ और विशेषताएं जैसे बराबर की पहाड़ियाँ और नागार्जुन की पहाड़ियाँ। तो इन पहाड़ियों में सुदामा, कर्ण, चौपड़, उसके बाद दोमेश, ऋषि, विश्वकर्मा गुफा आदि आते हैं जो अशोक द्वारा निर्मित थे। अशोक इन गुफाओं का आजीवक संप्रदाय के लिए प्रदान किया गया था। अब बराबर पहाड़ी में सुदामा गुफा सबसे प्राचीन गुफा है। अशोक के पौत्र दशरथ ने गोपिका गुफा, वादिथिका गुफा, उसके बाद वायपीयक गुफा का उल्लेख किया मतलब निर्मित किया था। मौर्यकालीन 332 से 185 ईस्वी तक कला के रूपों के पर्याप्त विकास हुआ और इस काल में कलात्मक अवशेष को ठोस प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उपलब्ध कलाकृतियों के आधार पर कलाविदों ने मौर्यकालीन मूर्ति कला को 2 भागों में बांटा है, राजकीय कला और लोक कला है ना।
उसके बाद है सबसे पहले देखते हैं राजकीय कला की विशेषताएं। राजकीय मूर्तिकला शैली के अंतर्गत अशोक स्तंभ के शीर्ष पर जो बना हुआ था ये पशु आकृति नीचे स्तंभ था जो चौकी पे बना हुआ था, आकृति बनाई गई है। इनमें रामपुरवा का नटुआ बैल, सारनाथ के सिंह की आकृति विशिष्ट है। सारनाथ के सिंह की आकृति उनकी विशेषता के कारण स्वतंत्र उपरांत भारत राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया है इसको। ये मूर्तियाँ आकाश में बलुआ पत्थर से तराशी गई हैं। उसके बाद है ये मूर्तियाँ उत्कृष्ट ढंग से पॉलिश की गई हैं जिनकी चमक आज भी बरकरार है। मूर्तियों के निर्माण में यथार्थता पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंग प्रत्यंग को उभारने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है ना, जिनमें ये पशु की मूर्तियों को जीवंत प्रतीत करते हैं। राजकीय संरक्षण के कारण मौर्य वंशी अंत के साथ ही मौर्य कला है ना मूर्ति कला का राजकीय समापन हो गया। उसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बिहार में कुछ बस्ती लौलिया नंदनगढ़ पूर्वी चंपारण में है, लौरिया अरेराज ये भी वहीं है पूर्वी चंपारण, रामपुरवा पश्चिम चंपारण, बसाड़ वैशाली में, संकिसा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है लौरिया नंदन का सबसे सुंदर मौर्य स्तंभ है जो है ना ये बिहार में ही है, जिसमें सिंह का आकृति बना हुआ है। लोक कला लोक कला में शैली मूर्ति कला विशेषता जो मिट्टी के बर्तन इन्हें आम लोग द्वारा अपनी दैनिक जरूरतों और सजावटों के उद्देश्य से बनाया जाता था। विशेषता उत्तर काले पॉलिश का बर्तन या चमकदार पॉलिश के बर्तनों मतलब काली सतहों के लिए प्रसिद्ध था। बिहार में अधिकतर पाटलिपुत्रा के आसपास ये पाए जाते हैं। मूर्तिकला इस है ना। उसके बाद है इस शैली के अंतर्गत यक्षिणियों मानवाकार प्रतिमाएं पाई जाती हैं। इनमें पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति सर्वोत्तम है तथा जो पटना संग्रहालय में रखी हुई है। इस काल की मूर्ति भूरे बलुआ पत्थर से निर्मित है। सभी मूर्तियों को बहुत सावधानी तरीके से तराशा गया है और चमकदार पॉलिश का उपयोग किया गया है। मौर्यकालीन कुछ मूर्तियों में धार्मिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पटना के लोहानीपुर से 2 जैन दिगंबर तीर्थंकर की मूर्ति मिली है जो कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। मथुरा और पटना से प्राप्त यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति सजावट और वस्त्रों आभूषण बारीकी नक्काशी की गई है। साथ ही शरीर के अंगों की खूबसूरती का भी ख्याल रखा गया है। अखंड मूर्तियों के अलावा सारनाथ कुम्हार बसाड़ कौशाम्बी आदि स्थलों पर बड़ी संख्या में विभिन्न जानवरों, पक्षियों, पुरुषों और महिलाओं मिट्टी की मूर्तियों जो चिपकाने की विधि उंगलियों पर या चुटकी का उपयोग करके विधि द्वारा बनाए गए हैं। उदाहरण जैसे दीदारगंज पटना का जो बिहार में यक्षिणी की मूर्ति में पाई गई है। चामर गृहिणी ये अक्षिणी की मूर्ति हल्के भूरे बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है, 5.5 फुट की है, चमकदार पॉलिश का उपयोग किया गया है, नारी सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। और ये है आपका यक्षिणी की दीदारगंज के पटना की। बेसनगर मध्य प्रदेश विदिशा में यक्षिणी का मूर्ति है और यहाँ भी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। परखम मथुरा उत्तर प्रदेश से पाई गई है। यहाँ अक्ष का मूर्ति है, मुख्य एवं भुजा खंडित अलग अलग हो गया, टूट गया होगा। मौर्यकालीन वेशभूषा बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है, चमकदार पॉलिश का यहाँ भी उपयोग किया गया। उसके बाद राजघाट वाराणसी से भी यक्ष का मूर्ति प्राप्त किया गया है। उपरोक्त मूर्तियों के अतिरिक्त भी लोक कला अन्य मूर्तिकला प्रसिद्ध है, जैसे बुलंदीबाग पटना नारी और बालक की मूर्ति मतलब विशेषता मातृत्व और बालकत्व का भाव प्रदर्शित किया गया है। कालसी देहरादून से हाथी का मूर्ति पत्थर को काटकर निर्मित किया गया है। लोहानीपुर पटना जैन तीर्थंकर की नग्न भुजा नहीं है, पैर जंगा खंडित हो गया है। धौली उड़ीसा में है, यहाँ हाथी का मूर्ति मिला है। सूंड एवं पैर कलात्मक व स्वाभाविक निर्माण है। सूंड एक ऐसा जैसा कुछ लपेटा हो ऐसा लगता है। उसके बाद बौद्ध धर्म पर विदेशी प्रभाव। मौर्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला अद्वितीय उदाहरण है, लेकिन जॉन मार्शल, निहार रंजन राय तथा पर्सी ब्राउन जैसे कई इतिहासकारों ने इसे विदेशी प्रभाव से प्रेरित माना है, जिसके संबंध उन्होंने निम्न तर्क दिए हैं। मौर्य कला में स्तंभों पर चमकीली पॉलिश का तकनीक, घंटाकार आकृति और शीर्ष भाग पर पुरुषों की आकृति के कारण पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि यह ईरानी कला से प्रेरित है। मौर्य मूर्तिकला खासकर यक्षिणी की मूर्ति ग्रीक होल्सेटाइन कला से प्रेरित है। उसका चंद्रगुप्त मूर्ति राजप्रसाद पर्शियन के महल से भी प्रेरित है। अशोक का स्तंभ ग्रीक और अरेमाइक भाषा में भी मौजूद है। कहीं न कहीं कुछ हद तक यह सही है कि मौर्य कला असीमित अर्थों में विदेशी प्रभाव था। यह कला अपने मौलिक कर्तव्यों और लोक कला की अनुपम अभिव्यक्ति के कारण संपूर्ण विश्व में एक अलग पहचान फिर भी बनाती है। आलोचनात्मक परीक्षण कर लेते हैं। मौर्य काल के संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि इस काल में विदेशी प्रभाव ईरानी प्रभाव विशेषकर बहुलता देखने को मिलती है, परंतु ऐसी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आवश्यक है कि संबंधित पक्ष और विपक्ष का हम मूल्यांकन कर लेते हैं।
तो मौर्य कला और ईरानी कला हम अंतर देख लेते हैं, इसी से पता चलेगा कि क्या अंतर है। स्तंभों का निर्माण स्वतंत्र रूप से किया गया है, जबकि यहाँ स्तंभ भवन के लगाकर है ना, भवन से सटाकर बनाए गए हैं। उसके बाद राजप्रसाद में लकड़ी और पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये पत्थर से बनाए हुए हैं। स्तंभ एकाश में पत्थर से निर्मित है, जबकि स्तंभ कई पत्थरों को जोड़कर बनाया गया, एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर, ऐसे जोड़कर ईरानी बनाया गया, और हम लोग का ये एक पत्थर से निर्मित है। उसके बाद है स्तंभ सपाट और चिकने हैं, जबकि वहाँ दरारीदार है ना, स्तंभ ये दरारीदार हो जाएंगे। उस स्तंभ उल्टे कमल है, जबकि स्तंभ पर उल्टी घंटी है। ईरानी में क्या है, घंटी है उल्टी ऐसे। स्तंभ के ऊपर पशु की आकृति है, स्तंभ के ऊपर मानव की आकृति हमारे यहाँ नहीं मिलती है। स्तंभ के नीचे चौकी आधार पर अभाव है, चौकी है ना, स्तंभ के ऊपर जो चौकी यहाँ रहता है जिस पर पशु बैठा है वहाँ अभाव है। स्तंभ के नीचे चौकी का आधार है, यहाँ नीचे चौकी दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग के यहाँ स्वतंत्र रूप से रखा जाता है नीचे। उसके बाद तना पर बेल, लता, फूल, पत्तियों का, जबकि हमारे यहाँ पशु वगैरह की आकृति मिलती है। मौर्य कला किस प्रकार तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रतिबिंबित करता है? कला किसी भी सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षों का आईना होता है। पाषाण काल में हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को समझाने में इस युग की कला महत्व अद्वितीय है। कला का महत्व अद्वितीय है। इसी प्रकार मौर्य कला का महत्व अद्वितीय है। मौर्य कला का तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन की स्थिति चित्रण निम्न रूप से हम कर सकते हैं। उसके बाद है मौर्य कला राजप्रसाद से हमें तत्कालीन मौर्य समाज की शान शौकत, भवन निर्माण शैली और आर्थिक समृद्धि का भी एहसास होता है। अशोक के शिलालेख में है ना, अभिलेख में, शिलालेख में स्तूप, गुफा निर्माण आदि उसका आर्थिक पक्षों के विस्तृत वर्णन करता है, जैसे हम निम्न रूप से हम देख सकते हैं ना। अशोककालीन कला से सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अकाल का वर्णन, महास्थानों और सहगौरा अभिलेख से पैतृक राजतंत्र का प्रमाण मिलता है। 10वां अभिलेख से प्रथम पृथक कलिंग का शिलालेख है। पशु बलि की निंदा की गई है प्रथम शिलालेख में। मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सालय दूसरा अभिलेख में वर्णन है। कल्याणकारी कार्य दूसरा, तीसरा, छठा अभिलेख में वर्णन किया गया है। राजकीय अधिकारियों और धार्मिक वर्णन किया गया तीसरा अभिलेख में। स्त्री महामातियों की नियुक्ति है। धर्मनिरपेक्ष की भावना 12वां अभिलेख में। अशोक का वर्णन भाषाई तत्कालीन भाषा की जानकारी देता है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरेमाइक लिपि में। धर्म महामातियों की नियुक्ति 5वां अभिलेख में। अशोक द्वारा युद्ध नीति का त्याग कलिंग युद्ध के बाद 13वां अभिलेख में है। स्तूप निर्माण, गुफा निर्माण बौद्ध धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। उसके बाद मौर्य की कर प्रणाली रुमनीय अभिलेख से पता चलता है। वैदेशिक राज्यों का सौहार्दपूर्ण संबंध दूसरा और तीसरा अभिलेख से पता चलता है। अशोक एवं दशरथ द्वारा आजीविकों के लिए बराबर की गुफाएं, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं का निर्माण कराया जाना मौर्य शासकों को धर्मनिरपेक्ष की छवि का निर्माण बताता है। चंद्रगुप्त के राजप्रसाद तथा अशोक के अनेक अभिलेखों की सीमित रूप से विदेशी प्रभाव इस काल में भारत के ग्रीक, पर्शियन, मध्य एशिया से आर्थिक सांस्कृतिक संबंध को भी प्रदर्शित करते हैं। खिलौना, बर्तन, पशु पक्षी, मूर्ति, नृत्य, अभिनय, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ आदि समाज को जानने के लिए महत्वपूर्ण जरिया है। मौर्य काल की खासकर भवन निर्माण, पत्थरों के चमकदार पॉलिश मूर्ति तत्कालीन भारत की तकनीकी आर्थिक समृद्धि का बेहतर नमूना पेश करती है। उसके बाद मौर्य काल का बौद्ध धर्म के साथ संबंध देखते हैं। बौद्ध का प्रभाव, ये उल्लेखनीय है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास किया। अंततः भारत राजकीय संरक्षण में पल्लवित होने के लिए राजकीय कला पर बौद्ध मत का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ, स्तूप, चैत्य, वेदिका, गुहा विहार बौद्ध धर्म से प्रेरित है। स्तंभ की निर्मित कला कमल, पशुओं की आकृति बुद्ध के जीवन के विभिन्न चिन्हों को प्रदर्शित करता है। बराबर की पहाड़ी, नागार्जुन की पहाड़ी में निर्मित चिन्ह गुहा विहार बौद्ध जीवन के निर्माण स्थल के लिए ही निर्मित किया गया था। स्तंभों पर उल्लेखित आदेश भी बुद्ध के जीवन से प्रेरित हैं। उदाहरण स्वरूप अशोक ने अहिंसा, पशु बलि, निंदा, धर्म घोष, धार्मिक यात्रा का वर्णन अपने स्तंभ पर किया है, जो बौद्ध धर्म से प्रेरित था। इसके अतिरिक्त लोक कला में निर्मित यक्ष यक्षिणों की मूर्ति पर तत्कालीन बौद्ध धर्म का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद है बौद्ध कला में, उसको देखते हैं बौद्ध धर्म में मौर्य कला का प्रभाव। बिहार में मौर्य कला का प्रभाव है ना, बिहार में मौर्य कला का प्रभाव। उसके बाद है बिहार की कला की शुरुआत
बिहार में कला परंपरा की शुरुआत मौर्य काल से ही प्रारंभ मानी जाती है। उसके बाद है एवं पाल कला और अधिक इसका सुदृढ़ हुआ। मौर्यकालीन राजप्रसाद अवशेष आज भी पटना में पर्यटन के केंद्र के रूप में मौजूद हैं। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ आज भी बिहार में लौरिया आर्यराज लौरिया नंदनगढ़ में सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है जहानाबाद में बराबर की नागार्जुन पहाड़ियों में मिलते निर्मित गुहा विहार पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर भी है। मौर्यकालीन विभिन्न राज्य के लोक कला बिहार को कला की दृष्टि से समृद्ध स्थान प्रदान करते हैं ना। तो ये है लौरिया नंदनगढ़, जहाँ लौरिया राज पूर्व चंपारण और गया बराबर की गुफा जहानाबाद में है। उसके बाद लघु शिलालेख सासाराम से मिला है, कुम्हार पटना में है और बराबर की पहाड़ियाँ जहानाबाद में है। निष्कर्ष इस प्रकार उपरोक्त वर्णन के आलोक में निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौर्यकालीन समाज विविध आयामों परिपूर्ण तो था ही, साथ ही अपनी कला शक्ति, शिल्प, वैज्ञानिक विधि, रचनाशीलता में समृद्ध एवं अद्वितीय थी। मौर्य काल का राजकीय जीवन सामान्य जीवन के क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होता है, जहाँ एक और मूलभूत व्यवस्था में केंद्रीय राजकीय तत्व होते हैं, वहीं दूसरी ओर सामान्य जनजीवन के घटकों का दर्शन होता है। वास्तव में मौर्य कला विभिन्न रूपों में स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला की व्यवस्थित विस्तार हुआ है, बल्कि कला में उन मौलिक तत्वों का भी समावेश हुआ है जो आगे वर्षों में निरंतर विकसित एवं व्यवस्थित होते हुए बिहार और भारत की कला परंपरा को सांस्कृतिक विकास के लक्षण बन गए और आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि भारत के नए संसद भवन में छत अशोक का सिंह स्तंभ का निर्मित किया गया है। आगे देखते हैं, कुछ पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी में। मौर्यकालीन कला विशेष लक्षण क्या है? ये 40वीं में है। मौर्यकालीन की मौर्य कला के विशिष्टों का वर्णन कीजिए। 42 में मौर्य कला की प्रमुख विशेषता पूछ रहा है। फिर यहाँ भी आप विशेषता है, प्रमुख विशेषता उसके बाद मौर्य कला प्रकाश डालिए और बिहार भी इसके प्रभाव पूछ रहा है। मौर्य कला भवन निर्माण कला की विशेषता और बौद्ध धर्म से इसका संबंध। और लेटेस्ट 64वीं में पूछा था कि मौर्य कला की प्रमुख कला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और मौर्य कला पूछा है 69वीं में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद है पाल कला की भी सारी विशेषता दिखेंगे, जैसे स्थापत्य है, मूर्ति कला और चित्रकला। 3 भाग में बांट के देखते हैं। तो स्थापत्य में वही है, लगभग मौर्य का ही है। तो महाविहार हो जाएगा, स्तूप है, चैत्य है, मंदिर है। और मूर्ति कला में कांस्य का और पत्थर द्वारा निर्मित है। पांडुलिपि में चित्रकला में पांडुलिपि और भित्ति चित्र निर्मित है। शुरू करते हैं। किसी भी सांस्कृतिक की मूलभूत रचना होती है। इस दृष्टि से पूर्व मध्यकाल बिहार में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य पाल कला का विकास हुआ। कला का विशेष महत्व है, क्योंकि इस कला में न केवल मौर्य कला से विकसित हो रहे कला परंपराओं को निरंतरता एवं विस्तार प्रदान किया, बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसारित किया है। सेम फिगर ऊपर ही पाल कला को 3 भाग में हम बांट के देखेंगे, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। ठीक है, तो सबसे देखते हैं पहले स्थापत्य कला। भवन निर्माण कला के क्षेत्र में पाल कला अनेक महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर का निर्माण हुआ है। इस कला में स्थापत्य पर धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। विभिन्न महाविहार में उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुर जो बांग्लादेश में है विहारों का स्थापना का श्रेय पाल शासकों को दिया जाता है, जिसमें गोपाल, धर्मपाल, देवपाल की कलाकृति प्रसिद्ध मानी जाती है। नालंदा में विभिन्न प्रवृत्ति मानी जाती है, पता नहीं सटीक नहीं बैठ रहा। नालंदा में विभिन्न युगों ने बने मंदिर, स्तूप, विहार आदि संवर्धन पाल काल शासकों द्वारा किया गया है ना। संवर्धन मतलब पालन पोषण या बनाया गया। उसके बाद है प्रमुख योगदान रहा है। इस काल में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बने आवास एक निश्चित योजना को प्रदर्शित करते हैं। विक्रमशिला महाविहार के अवशेष पाल युगीन स्थापत्य कला की विशेषता को प्रदर्शित करता है। यहाँ एक मंदिर और स्तूप के अवशेष मिले हैं। जिसके अतिरिक्त कहलगांव जो भागलपुर में, वहाँ गुफा मंदिर, गया में विष्णुपद मंदिर का अंडाकार रूप है, उस सूरजगढ़ा, जयमंगलगढ़ा इत्यादि में पालकालीन स्थापत्य भवन निर्माण के ज्वलंत और प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण मिलते हैं। उसके बाद है स्थापत्य कला की विशेषताएं। पालकालीन स्थापत्य की मुख्य विशेषता जैसे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया आधारित भवनों का निर्माण है। इसके साक्ष्य उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला महाविहारों से प्राप्त होता है। इन विहारों का निर्माण विशिष्ट योजनाओं के आधार पर किया गया, जिसमें दीवारों के बाहरी हिस्सों पर मिट्टी की तख्तियों से सजावट का काम किया गया है। पालकालीन स्थापत्य की विशाल योजना तत्कालीन आर्थिक समृद्धि के स्मारक हैं।
पालकालीन स्थापत्य की विशाल योजना तात्कालीन आर्थिक समृद्धि के मतलब वही पहचान है। बौद्ध स्थापत्य के अतिरिक्त सूरजगढ़ा, जयमंगलगढ़ा का वही ऊपर वाला कहलगांव गुफा आदि, गया विष्णुपद मंदिर अर्धमंडप पाल स्थापत्य कला के विशेष उदाहरण है। महाविहार में हम देखते हैं पाल कला के दौरान महाविहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बनाया गया था। शिक्षा के केंद्र के रूप में भी बाद में इसका विकास हुआ। महाविहारों की संरचना विशेषता हम निम्न आकृति के रूप में देख सकते हैं। ये खुला हुआ आंगन है, चारों तरफ ये कमरा बना हुआ है और ये बीच में ये बरामदा है। पक्के ईंटों से निर्मित आयताकार भवन है ना, खुले आंगन थे बीच में, आंगन के चारों ओर बरामदा है, बरामदे के पीछे कमरा है ना, ये बरामदा है, बरामदा के पीछे पीछे कमरा है। कुछ कमरे 2 मंजिले थे ना, इसलिए कोना पे सीढ़ी भी बना हुआ था। उदंतपुरी गोपाल, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, गो गाय में वो आता है तो गोपाल। उसके बाद विक्रमशिला धर्मपाल, दोनों तो धर्मपाल ही बनाया है, विक्रमशिला और सोमपुरी दोनों धर्मपाल बनाया। विक्रमशिला पहाड़पुर बांग्लादेश में है। नालंदा बलदेव पुत्र दक्षिण एशिया के शैलेंद्र वंशी शासक द्वारा निर्मित किया गया था। महाविहार चैत्य, यह बौद्ध मंदिर है। चैत्य बौद्ध पूजा केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, यह चैत्यों की परंपरा तो प्राचीन थी, लेकिन इनके स्वरूप में पाल काल के दौरान ही अत्यधिक विस्तार हुआ है। साथ ही बड़ी संख्या में पाल शासकों ने चैत्यों का निर्माण करवाया। इसके प्रमाण बिहार के विभिन्न भागों में मिलता है। तो ये चैत्य है और ये चारों तरफ पिलर दिया गया है, मतलब ये स्तंभ टाइप का। उसके बाद यहाँ बुद्ध जी का प्रतिमा रहता है, स्तूप या गुम्बद टाइप का रहता है, इसी में प्रतिमा रखा रहता है। और यहाँ से हम प्रवेश करते हैं प्रवेश द्वार है और ये चारों तरफ पिलर है। ठीक है, और ये अंदर का संरचना है, मतलब ये है आपका स्तूप और यहाँ पे बुद्ध जी का प्रतिमा लगा था और ये है पिलर। स्तूप, तो स्तूप का सेम ही है, वहाँ जैसा कि मौर्य में देखे वही सबसे मिलेगा। स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। पाल कला के दौरान कई स्तूपों का निर्माण किया गया। इस काल में स्तूपों की संरचना और व्यवस्थित रूप मिले। इनकी संरचना विशेषता निम्न आकृति देखी जा सकती है। तो सेम है, अंड है, ये हर्मिका है और ये ऊपर में जो खड़ा है ये यष्टि है, इस पर ये जो बना हुआ है ये छतरी है। ये तोरण जो प्रवेश द्वार कहते हैं, चारों तरफ जो घेरा उसको वेदिका कहते हैं। इधर से जो ये है जिस पे अंड बना हुआ है उसी को मेघी कहते हैं। और ये जो है यहाँ से लोग, ये भी अंदर का तोरण द्वार है और यहाँ से जो चक्कर लगाएंगे इस पर ये आपका प्रदक्षिणा पथ है ना, जहाँ से चक्कर लगाएंगे। अंदर से भी लोग लगाते हैं, तो अंदर और बाहर दोनों प्रदक्षिणा पथ होता है। मंदिर, पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, परंतु उनका हिंदू धर्म के निर्माण को भी प्रोत्साहित दिया है ना, हिंदू मंदिरों का भी। इस काल में बने मंदिर नागर शैली पर आधारित हैं। पाल काल में बने हिंदू मंदिर को उदाहरण जैसे कहलगांव में भागलपुर में गुफा मंदिर बना हुआ है, गया में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर है। विष्णुपद मंदिर सबसे बड़ी विशेषता उसमें अर्धमंडप है। तो ये विष्णुपद मंदिर का मतलब फिगर है और ये अर्धमंडप है, ये नागर शैली में बना हुआ है। इस क्षेत्र में बंगाल के मंदिर का स्थानीय बंगा शैली को व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्धमान जिला में बराकर की 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर मंदिर एक बड़ा घुमावदार शिखर दर्शाता है जिस पर एक आमलक लगा हुआ है। ये जो है ना ये वाला, ये इसको कहते हैं आमलक, ये आमलक है। यह प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण है। यह उड़ीसा के समकालीन मंदिरों के समान है। सदियों बीतने के साथ यह मूल स्वरूप से भी ऊंचा होता जाता है। इन मंदिरों के काले से भूरे बेसाल्ट क्लोराइट पत्थरों के खंभे और मेहराब आलों के गौर और पांडुआ में बंगाल की सल्तनत की शुरुआत की इमारतों को भारी रूप से प्रभावित किया है, जिसमें बंगाल की कई स्थानीय निर्माण परंपराओं अपनी भूमिका निभाई है। पालकालीन मूर्तिकला, पाल काल के दौरान मूर्तिकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और मूर्तिकला के गुप्त परंपरा ने मौर्य पाल शासकों के संरक्षण में एक नई ऊंचाई हासिल की। इसे पाल मूर्तिकला के स्कूल के रूप में नामित किया गया। मध्यकाल मूर्तिकला के रूप में पूर्वी शैली मतलब की पूर्वी शैली है। कला में पालों के अधीन बंगाल में बहुत सी स्थानीय विशेषताओं शामिल किया गया है। यह 12वीं शताब्दी के अंत तक जारी है। पत्थरों और कांसे की मूर्ति का निर्माण बड़ी संख्या में नालंदा बिहार शरीफ राजगीर बोधिया घुसरानवा आदि के मठों स्थल के रूप में किया गया है। इसके बाद है इस काल की अधिकांश मूर्तियां बौद्ध धर्म से प्रेरित थी। बुद्ध के अलावा विष्णु, बलराम, उमा, महेश्वर, सूर्य, गणेश आदि की प्रतिमा निर्माण किया गया है ना, देवी देवता का निर्माण किया। उसके बाद इस स्कूल के बेहतरीन मूर्तियों में एक महिला की प्रतिमा नालंदा से प्राप्त 2 खड़ी अवलोकितेश्वर की प्रतिमा शामिल है। भूमि स्पर्श समुद्र में बैठे बुद्ध की अर्ध पर्यका
आदि में बैठे अवलोकितेश्वर की छवि बौद्ध मूर्तियों की विशेष रूप से एक प्रमुख और विस्तृत नक्काशीदार काली स्लैब और कमल में आसीन है। कांसे की मूर्ति में ये पाल काल की सर्वश्रेष्ठ कला उपलब्धि मानी जाती है। कांसे की मूर्तियों का निर्माण सांचे की ढाल कर की जाती थी। इसमें अलंकरण की प्रधानता थी। नालंदा निवासी धीमन एवं बिटपाल दो प्रमुख मूर्तिकार थे। इसके धीमन धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। कांसे की इन मूर्तियों की कलात्मक तुलना हम चोल काल से कर सकते हैं, जिसमें नटराज की मूर्ति से हम तुलना कर सकते हैं। कांसे की इन मूर्तियों बौद्ध हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण में भी किया गया है, जिसमें बुद्ध, बोधिसत्व, विष्णु, बलराम आदि के प्रमुख हैं। कांसे की मूर्तियाँ नालंदा के कुकरीहार, गया, सुल्तानगंज आदि से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है पत्थर की कुछ मूर्तियाँ। पाल काल में कांसे के अतिरिक्त पत्थर की कुछ मूर्तियाँ निर्माण किया गया। इन मूर्तियों के निर्माण में काले बेसाल्ट का प्रयोग, जैसे कि हम देख रहे हैं काले बेसाल्ट का मूर्ति है प्राप्त हुआ, जो संथाल परगना मुंगेर से प्राप्त हुई। इन मूर्तियों में भी अलंकरण पर जोर दिया गया है। मूर्तिकला की विशेषता। पालकालीन मूर्तियों का निर्माण गया राजमहल से मिलने वाले भूरे काले रंग के बेसाल्ट से पत्थरों से निर्माण किया गया। प्रायः पालकालीन मूर्तियों के शरीर अग्रभाग ही दिखाने पर ध्यान दिया गया है। पीछे का भाग ये मूर्तियों की छरहरी मनुहारी आकृति, पर्याप्त आभूषण और परंपरागत सजावट विशेष रूप से बल दिया गया है। बिहार में मिली मूर्तियाँ बंगाल की तुलना में अधिक मोटी है और भारी है। पालकालीन मूर्तियों का लेखायुक्त है। इनमें तिथियों का भी निर्धारण किया गया है। पालकालीन शैली में बनी बुद्ध एवं ब्राह्मण मूर्तियों की शैली स्तर पर समानता है, किंतु आयुध, वाहन, लक्षणा के स्तर पर भिन्नता है। पालकालीन मूर्तियों में मुख्यतः देवताओं का चित्रण किया गया, जिसमें प्रधानतः बुद्ध मूर्तियाँ। इन पर तंत्र या उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कांस्य मूर्तियों का निर्माण सांचे में ढलकर किया जाता था। इनके प्रमुख कलाकार धीमन और बिटपाल थे, जैसे पहले देख चुके हैं। पालकालीन मूर्तियों की तुलना चोलकाल से की जाती है, देख चुके हैं। इन मूर्तियों की बिहार के नालंदा, कुकरीहार और भागलपुर, बंगाल आदि क्षेत्रों से पाया जाता है। पालकाल की चित्रकला। पालकाल स्थापत्य और मूर्तिकला के साथ साथ चित्रकला विभिन्न रूपों का विकास हुआ। इनमें दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। एक तो पांडुलिपि। इन चित्रों में ताम्रपत्रों पर होता था, जिसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता था। इन चित्रों में लाल, काला, नीला, सफ़ेद के साथ साथ हरा, बैंगनी रंगों का प्रयोग किया जाता था। इसके प्रमुख उदाहरण अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञापरमिता, पंचरक्ष, जो वर्तमान में ब्रिटेन के संग्रहालय कैम्ब्रिज में संरक्षित है। उसके बाद भित्ति चित्र। इसका निर्माण दीवारों, गुफाओं आदि के चित्रों पर किया जाता था, मतलब दीवारों पे। उसके बाद इन चित्रों में फल, फूल, पक्षी, मानव ज्यामितीय रूप से की प्रधानता है। इसका प्रमुख उदाहरण सरायटीला होगा, जो नालंदा में है। एक तख्ती पर महिला द्वारा श्रृंगार करते हुए अपने रूप को निखारते हुए चित्र प्रदर्शित किया गया, जो कला के साथ मानवीय मनोवृत्ति को प्रदर्शित करती है। और ये पालकालीन लघु चित्र है ना। उसके बाद पालकालीन चित्रकला विशेषता। पालकालीन चित्रकला में चक्रदार रेखाएं, वर्ण मतलब जो रंग होता है, हल्की आभाएं विद्यमान है। यह एक आभा मतलब जो चारों तरफ रहता है। उसके बाद यह एक प्राकृतिक शैली है, जो समकालीन कांस्य एवं पाषाण मूर्तियों को आदर्श रूप में भी मिलती है। इन शैली में चित्रों पर अजंता जैसी मांसल कोमल आकृति मिलती है। उनकी मुद्राएं एवं भाव भंगिमा अजंता के समान है। इस शैली में चित्र ताड़पत्र पर बने होते हैं, जिसपे पत्र के बीचों बीच महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सजाए गए हैं और दोनों किनारों पर सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। इन चित्रों को बनाने के लिए प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला और सफ़ेद, सहायक रंगों में हरा, बैंगनी, हल्का गुलाबी, अधूरा दूसरा रंग का इस्तेमाल किया गया है। पाल मूर्तिकला पर बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। पाल कला पर बुद्ध धर्म का प्रभाव। पाल शासक धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म को मानते थे, अतः स्वाभाविक था कि उनकी कला का विभिन्न रूपों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता। कला के सभी रूपों में स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, भित्ति चित्र, बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्थापत्य कला के अंतर्गत महाविहार का निर्माण बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में किया गया, जहाँ बौद्ध भिक्षु शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आवासन भी करते रहते भी थे। इसके अतिरिक्त पाल कला के दौरान चैत्य स्तूप का निर्माण भी किया गया, जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक स्थल थे। मूर्तिकला का अधिकांश बौद्ध मूर्तियाँ जो ना बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। बुद्ध, बोधिसत्व, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, तारा आदि की मूर्तियाँ नालंदा के बोधगया और कुकरीहार, राजगीर, भागलपुर आदि से मिलती है। पाल काल की चित्रकला में पांडुलिपि बने चित्र, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञापरमिता, पंचरक्ष आदि का उदाहरण है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भित्ति चित्र का प्रमाण नालंदा के सरायटीला स्थल से प्राप्त होती है, जो ग्रेनाइट की चट्टानों पर ज्यामितीय आकृति के साथ बोधिसत्व, जम्भला आदि का चित्रण मिलता है। उपयुक्त विवरण के आलोक में हम कह पाते हैं पाल कला, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, चित्रकला काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। इन सभी प्रकार के कलात्मक विविधता में सभी पाल
शासकों ने रुचि ली और इससे पहले चले आ रहे कलात्मक विकास की संपुष्टि की आगे बढ़ाया। और यद्यपि बौद्ध धर्म पाल कला की प्रमुख विशेषता थी, लेकिन इस पर अन्य धर्मों जैसे हिंदू, जैन का भी प्रभाव सर्वधर्म समन्वय विचारधारा पर परिलक्षित होती है। लास्ट में आलोचना करेंगे कि स्थापत्य कला में अत्यधिक ईंटों का प्रयोग किया गया, पत्थरों का प्रयोग कम, जिससे अस्थायित्व कम हुआ है ना। उसके बाद मूर्तियों के अग्रभाग पर जोर दिया गया, पिछला भाग पूर्णतः सपाट था, सिर्फ सजावट आगे भाग पर किया गया। पालकालीन मूर्तियों में सहज सौंदर्य दिखाई नहीं देता है, जो गुप्तकालीन मूर्तियों में दिखाई देता था। मूर्तियाँ अलंकरण की प्रधानता है, जिसमें वास्तविक सुंदरता छिप जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलंकरण है, मेकअप है। उसके बाद इसमें कृत्रिमता प्रदर्शित होती है। कला के विभिन्न रूपों में धार्मिक विषय पर अत्यधिक जोर तथा स्थानीय को कम महत्व दिया गया है। कुछ मूर्तियों को देखने में धार्मिक असहिष्णुता का भाव होता है, आभास मिलता है। अनेक बुद्ध मूर्तियों को हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हुए दिखाया गया। इस दृष्टि से पाल कला भारतीय संस्कृति में व्याप्त सहिष्णुता और समन्वयता नहीं दिखाती है। इन आलोक में संदर्भ में कहा जा सकता है कि पाल काल में मौलिकता का अभाव है तथा ये विभिन्न रूप से पूर्ववर्ती कला से ही प्रेरित हैं। कुछ हद तक धार्मिक कठोरता का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, परंतु सूक्ष्म परिरक्षण करने के लिए पश्चात ये कहा जा सकता है कि विभिन्न कलाओं को पाल शासकों ने संरक्षण दिया है। सभी धर्म अपनी कला के रूप में स्थान देने का प्रयास किया है। साथ ही इस कला का तत्कालिक जनजीवन का भी चित्रण दिखाई देता है। लघु चित्रकला अपनी प्रारंभिक रूप में इसी काल में विकसित हुई है, जो किसी भी काल कला से मूल अपेक्षा रखी जाती है। निष्कर्ष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पाल शासन के दौरान विविध रूपों का अभूतपूर्व विकास हुआ और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि त्रिपक्षीय संघर्ष के निरंतर व्याप्त होने के कारण के बावजूद भी पाल शासकों ने कला को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पूछे गए लेटेस्ट प्रश्न, पाल कला और भवन निर्माण की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। बौद्ध धर्म के साथ उनके प्रकाश डालिए। इसमें पाल कला और मूर्ति कला की विशेषता से पूछा गया है और इसमें भी प्रमुख विशेषता पूछा गया, इसमें भी पाल कला में विशेषता ही पूछा गया है। पटनाकलम, तो पटनाकलम देखते हैं। सबसे पहले वही भूमिका, फिर विशेषता में मिश्रित शैली है, क्षेत्रीय विस्तार है, चित्रों की स्थिति कहाँ है, विषय वस्तु कैसी है, निर्माण कैसा किया गया है, रंग कौन कौन सा यूज किया गया है, फिर प्रमुख चित्रकार का नाम देखेंगे, फिर आलोचना करेंगे, पक्ष विपक्ष में तर्क देंगे और फिर लास्ट में निष्कर्ष। 18वीं शताब्दी के मध्य बिहार बंगाल के क्षेत्रों में पटनाकलम चित्रकला शैली का विकास हुआ, कला शैली के रूप में हुआ। मौर्य कला, पाल कला, मुगल कला से भिन्न इस कला में लोक जीवन की प्रधानता देखी जाती है। मुगल एवं यूरोपीय कला से प्रभावित यह कला तत्कालीन समाज, संस्कृति, लोक जीवन की प्रमुख चित्रित करती है, जिसके कारण यह कला अपने आप में विशिष्ट और अद्वितीय है। औरंगजेब द्वारा चित्रित चित्रकला को प्रश्रय नहीं दिए जाने के कारण मुगल सत्ता के पतन के कारण मुगल कलाकारी का पलायन दूर दराज के क्षेत्रों में होने लगा। ऐसे ही एक कलाकार का दल बंगाल के नवाब मीर जाफर ने उसको प्रश्रय दिया, जहाँ से पटनाकलम शैली की शुरुआत हुई। मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा कला पर लगाई गई पाबंदी के कारण ये कलाकार पटना, आगरा, दानापुर, पूर्णिया, बेतिया सब क्षेत्रों में निकल लिए, जहाँ पटनाकलम चित्रकला का विशुद्ध रूप से विकास हुआ। इस प्रकार बिहार के क्षेत्रों में पटनाकलम चित्रकला विकसित हुई, जिसका मुख्य केंद्र पटना सिटी के आसपास मछरहट्टा, दीवान मोहल्ला, लोधी, कटरा आदि स्थानों में था। इसी आधार पर इस चित्रकला का नाम पटनाकलम पर नाम पड़ा। इस चित्रकला शैली का अन्य नाम कंपनी शैली भी है, कजली स्याही भी है, कजली स्याही पद्धति भी, पुरुषों की चित्रकला शैली भी इसको कहते हैं। तो विशेषता देखते हैं। मिश्रित शैली थी पटनाकलम चित्रकला, लघु चित्रकला शैली है, मुगलों एवं पर्शियन चित्रकला शैली, ब्रिटिश चित्रकला शैली और स्थानीय कला से मिलकर बनी है। तो इसमें स्थानीय कला शैली से मिलकर बनी है, ब्रिटिश चित्रकला शैली से मिलकर बनी है और मुगल चित्रकला और या तथा पर्शियन चित्रकला से बनी हुई है। रंग हमको यहाँ से लिए हुए हैं और जल छाया का स्टाइल हम लिए हैं ब्रिटिश चित्रकला शैली से और विषय वस्तु स्थानीय है और कुल मिला के बन गया पटना चित्रकला शैली। ठीक है। पटना कलम तथा मुगल शैली में भिन्नता। पटना कलम शैली चित्रकला मुगल शैली से पलायन किए गए अंततः पटना कलम शैली से प्रभावित थी। फिर भी वह मामलों में विषय वस्तु छायांकन पद्धति मुगल काल से भिन्न थी। विषय वस्तु मुगल काल जहाँ राजमहल से संबंधित विषय वस्तु थी, वहीं पटना कलम सामान्य जनजीवन से संबंधित था। बॉर्डर का अभाव है इसमें। अब देखेंगे हम क्षेत्रीय विस्तार।
इस चित्रकला शैली विकास जो है ना पटना तथा इसके आसपास क्षेत्र में हुआ था। पटना के ब्रिटिश तथा समृद्ध देशी व्यापार द्वारा संरक्षण दिया गया, जिसमें इस कला के फलने फूलने का पर्याप्त अवसर मिला। प्रमुख क्षेत्र दानापुर, आरा, लोधी कटरा, वही मुगलपुरा, मच्छरघट्टा, दीवान मोहल्ला आदि था। ये पटना कला का क्षेत्र है ना। चित्रों की विस्तृति। पटना कलम चित्रकला की शैली विभिन्न प्रकार के पटलों पर बनाई गई है। कागज, अधिकांश कागज पर बनाए गए हैं, चमड़ा पर, हाथी दांत पर, धातु पर और शीशा पर। विषय वस्तु जैसे आलंकारिक या सुलेख कला, पर्व त्योहार, उत्सव चित्रण, उदाहरण जैसे मुस्लिम निकाह, होली, दिवाली आदि का चित्र थे। पशु पक्षियों के चित्र, शारीरिक विज्ञान का स्पष्ट ज्ञान था उन्हें। उसके बाद शारीरिक अनुपात का अनुसरण चित्र, वस्तु चित्र, दृश्य चित्र और स्थापत्य चित्र। मानव चित्रण, मुखमंडल का कलात्मक चित्रण किया गया। इसमें भारी भौहें, नुकीली नाक, पतला चेहरा, बड़ी तथा गहरी मूछें, गहरी आँखें। आम जनजीवन से मछली बेचती महिला, खेत जोतता किसान, लोहार, बढ़ई, सुनार आदि का चित्र मिलता है इसमें। विषय वस्तु निर्माण चित्र निर्माण पद्धति है ना। चित्र निर्माण कागज, कजली, स्याही पद्धति का उपयोग, जिसमें पेंसिल से रूपरेखा नहीं बनाई जाती थी बल्कि ब्रश की सहायता से सीधे चित्रण किया जाता था। इस चित्रकला में बॉर्डर, पृष्ठभूमि, अग्रभूमि का कम प्रयोग पटना कलम की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके कारण चित्रों की विषय वस्तु ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। यह कम खर्चीली भी होती है। इस शैली में ब्रिटिश जल रंग का प्रयोग किया जाता है। उस वक्त रंग तथा ब्रश, कलाकार स्वयं रंगों का निर्माण प्राकृतिक पदार्थों जैसे खनिज, फल, फूल, हल्दी आदि से करते थे और साथ ही बकरी, सुअर, भैंस, गिलहरी के पूंछ से ब्रश का निर्माण करते थे। इस कला में गहरे भूरे, गहरे लाल, गहरे पीला, गहरा नीला रंग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद प्रमुख कलाकार, इस शैली में अधिकांश चित्रकार पुरुष थे अतः इसे पुरुष शैली भी कहा जाता है। सेवकराम, हुलासलाल, महादेव लाल जैसे कि सेवकराम इस शैली के प्रारंभिक चित्रकार थे। हुलासलाल होली, दिवाली आदि हिंदू चित्रकार को उत्सव जीवंत किया। महादेव का रागिनी गंधारी का चित्रण किया है, जिसमें विरह का नायिका के विरह का मार्मिक चित्रण है। माधवलाल बिना बजाती विरहिणी नायिका। उसके बाद शिवदयाल का मुस्लिम निकाह संबंधित चित्र। यमुना प्रसाद की बेगम की शराबखोरी का चित्र है 20वीं शताब्दी में। ये पटना कलम के प्रमुख जानकार छवि चित्रण के आचार्य थे। इन्होंने पटना महाविद्यालय की भी स्थापना की, पटना कला महाविद्यालय। ईश्वरी प्रसाद इस शैली के अंतिम दौर के चित्रकलाकारी इनको माना जाता है। आलोचना पक्ष में तर्क, पहली आम जनजीवन से जुड़े क्रियाकलापों, लोक पर्व, उत्सवों का चित्रण किया गया है। इस शैली में विशिष्ट निर्माण पद्धति, कजली, स्याही तथा चित्रों की उपस्थिति ने चित्रकला के आम लोगों तथा विदेशों में लोकप्रिय बनाया। बिना राजकीय संरक्षण के इस कला ने भारतीय कला जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। विपक्ष में तर्क, बिहार चित्रों में बॉर्डर तथा पृष्ठभूमि का प्रयोग नहीं किया गया है। मुगल कला के विपरीत भव्यता की कमी है। हालांकि कई कला समीक्षकों ने पटना चित्रकला का समर्थन इस आधार पर किया है कि धन की कमी के कारण ऐसा किया गया होगा। पतन के कारण देखते हैं। पटना एवं कलकत्ता के व्यापारिक केंद्र से यहाँ बने यूरोपीय कलाकारों के आगमन के कारण पटना चित्रकला के बिना किसी राजकीय संरक्षण एवं प्रोत्साहन के इस कला शैली का विश्व भर में प्रसिद्धि मिली। लेकिन समय के साथ इस कला का वैभव गिरावट आई और निम्नलिखित कारणों में पतनशील हो गया। आज़ादी के बाद राजकीय संरक्षण एवं प्रोत्साहन का अभाव, पटना कलम चित्रकला कलाकारों का पलायन देश और अन्य भागों में होने लगा। पटना कलम पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग की तरह अपनी स्थिति बनाए रखने में असफल रहा, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग एवं लोक कला विधा है जिसमें एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, जबकि पटना कलम को संरक्षण की आवश्यकता होती थी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, पटना कलम चित्रकला के अंतर्गत हाथ से बनाए गए प्रिंट पर आसानी से बाजार में उपलब्ध हो गए थे। फोटोग्राफिक कैमरा आविष्कार ने इस कला के बाजार संबंधी मांग। 20वीं शताब्दी के मध्य पटना आने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी कमी आई, जिसका प्रभाव चित्रकला पर भी पड़ा। सरकार द्वारा किया गया प्रयास, 2010 में कैलेंडर पटना कलम पेंटिंग के थीम पर बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया। 2015 में बिहार की विरासत नामक किताब में पटना के कलम 350 से अधिक चित्रों का प्रदर्शित किया गया है। पटना संग्रहालय में इस कला का संग्रहण किया गया। निष्कर्ष, अतः पटना चित्रकला शैली वर्तमान में अपने सुनहरे अतीत वैभव को खोकर
म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी में विद्यमान है। यह इस संदर्भ में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सामूहिक प्रयास के माध्यम से बिहार में भारत की चित्रकला शैली में वैभव को लौटाया जा सकता है। यह न सिर्फ कला प्रेमी युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि बिहार के उस समय की विश्व प्रसिद्ध कला शैली गौरव की पूर्ण प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण जरिया साबित हो सकता है। इस संदर्भ में मधुबनी चित्रकला जीवन एक विश्व प्रसिद्ध बनाए जाने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। पटना कलम चित्रकला प्रमुख विशेषता 45वीं बीपीएससी में पूछा है, लेटेस्ट सवाल पूछा है कि प्रमुख विशेषता, इसमें भी प्रमुख विशेषता और विशेषता सब में विशेषता ही पूछा है। अगला टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग एवं मंजूषा पेंटिंग। बिहार की गौरवशाली एवं समृद्ध कला एवं संस्कृति की परंपरा में मधुबनी पेंटिंग का स्थान है। मिथिलांचल, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार जिलों में जनकपुर के क्षेत्रों में महिला का विशेष प्रधान प्रचलित लोक चित्रकला विशेष शैली मधुबनी चित्रकला कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग पर्यावरण के प्रति इसकी संवेदनशीलता का भी प्रमाण है। इसको दुनिया के सामने लाने का श्रेय दरभंगा जनपद के सबसे डिवीजनल प्रोफेसर W. आर्चर को जाता है। लोक कला की मौलिकता एवं विशिष्टता के कारण मधुबनी चित्रकला अपनी स्थानीय एवं भौगोलिक सीमाओं के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुकी है। मधुबनी पेंटिंग विशेषता। मधुबनी पेंटिंग 3 प्रकार की मिलते हैं। पहला भित्ति चित्र, इसके तहत घर की सजावट धार्मिक चित्र के माध्यम से की जाती है, जिसमें राधा कृष्ण, क्षीर पार्वती, लक्ष्मी विष्णु का अंकन मुख्यतः है। भित्ति चित्र एक दूसरे के रूप में अंदरूनी कमरे, कोहबर की दीवारों, उसके कोनों में अंकित किया जाता है। यहाँ पशु पक्षी के चित्र भी हैं, जैसे सिंह शक्ति, हाथी घोड़ा ऐश्वर्य का प्रतीक है, सूर्य चंद्र दीर्घायु का प्रतीक है। अरिपन या महिला का घर के आंगन या चौखट के सामने बनाया जाता है। इसमें पीसे हुए चावल पानी को मिलाकर चित्र में बनाया जाता है। पटचित्र, इसमें किसी व्यक्ति का चित्रांकन उसके शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान देने की बजाय महज उसके भेद को अंकित करने के साथ होते हैं। चित्र मुख्यतः अंगुलियों या बांस की तुलिकाओं से बनाया जाता है और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अन्य विशेषता, यह चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक रूप में दिया जाता है। चित्र मुख्यतः दीवारों पर बनाए जाते थे, मगर व्यावसायिक रूप से दृष्टि से संरक्षण के भाव से कपड़े एवं कागज पर भी बनाए जाने लगा। चित्र उंगलियों या बांस की कूची से बनाए जाते, अतः पटना कलम जैसी नकाशत बारीकी कमी झलकती है। चित्रों में लोक कल्पना की ऊंची उड़ान, कला से गहरा भावनात्मक लगाव है। सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग विशेष आकर्षण प्रदान करता है। महिलाएं इस चित्रकला शैली में प्रयोग घरों में अपने प्राकृतिक सांस्कृतिक दायित्वों के रूप में पूरा करती है। स्वदेशी स्वनिर्मित प्राकृतिक रंग इस चित्रकला शैली का महत्वपूर्ण विशेषता है। चित्र मुख्यतः शादी ब्याह, पर्व त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित है। मिथिला पेंटिंग में ज़्यादातर लोग प्राकृतिक के साथ जुड़ाव, प्राचीन महाकाव्यों के दृश्य देवताओं को दर्शाती है, जैसे कि राम और सीता। ये मधुबनी पेंटिंग का क्षेत्र जो मिथिलांचल वाला क्षेत्र है, ये है पटना कलम का क्षेत्र, और ये मंजूषा पेंटिंग जो भागलपुर का क्षेत्र है। वर्तमान परिदृश्य, मधुबनी पेंटिंग के महत्वपूर्ण चित्र सीता देवी, गंगा देवी, बउआ देवी, उसके बाद गोदावरी दत्ता, पद्मश्री जगदम्बा देवी, सत्यनारायण लाल कर्ण, भारती दयाल, कौशल्या देवी आदि संबंधित चित्रकार हैं। आजकल इसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली है, जो हाल में ही मधुबनी पेंटिंग को कई प्रदर्शनियों में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे एक प्रदर्शन कला शशिकला देवी की पेंटिंग से जो जापान में आयोजित की जाती है। जापान के टोकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। वैसे तो मधुबनी पेंटिंग इतिहास माता सीता के विवाह से संबंधित है, लेकिन इससे ज़्यादा लोकप्रियता हाल के दिनों में मिली है। मधुबनी पेंटिंग भी बिहार नेपाल के मैथिली भाषी आबादी के दैनिक जीवन त्योहारों के साथ साथ काफ़ी हद तक मेल खाती है। आजकल मधुबनी पेंटिंग कपड़ों, विशेषकर शॉल साड़ी में बहुत अच्छी मांग है। मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे बिहार सरकार के द्वारा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। अन्य ट्रेनों में बिहार जाने वाली सजाने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे ने मधुबनी रेलवे स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग से थीम से सजाया है। इस प्रकार कला बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अलग पहचान प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी प्रदान करती है। मंजूषा पेंटिंग भारत की एक लोकप्रिय लोक कलाओं में एक लोक कला है, जिसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है। बिहार के भागलपुर क्षेत्र में लोक कला बिहुला बिसहरी की पूजा के दौरान यह चित्र बनाया जाता है, जिसमें मुख्यतः नाग देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। मंजूषा चित्रकला समाज में सबसे निचले पायदान
की देन है। इसमें मुख्यतः नाक के चित्र बनाए जाते हैं। चित्र की खास विशेषता स्त्री पुरुष के चेहरे सिर्फ एक ही भाग प्रदर्शित किया जाता है। इसमें लाल, हरा, पीला इत्यादि रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में चित्रकार विश्वकर्मा, लोहार, माली, आधुनिक बिहार में इसे जीवित रखने के लिए चित्र चक्रवर्ती देवी तथा उनके पुरखों के विशेष योगदान है। अंतर दोनों में, मधुबनी और मंजूषा में। तो मंजूषा, इसकी मंजूषा चित्रकला बिहार के अंग क्षेत्र से संबंधित है, जबकि मिथिला के क्षेत्र से संबंधित है। मंजूषा चित्रकला 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विविध रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा, पीला। इस चित्रकला बिहुला बिसरी लोक कथा पर आधारित है, जबकि ये सीता माता से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। उसके बाद मंजूषा चित्रकला कहानी पर आधारित है। मधुबनी चित्रकला किनारी का प्रयोग वैकल्पिक है। जो किनारा का प्रयोग है ये वैकल्पिक है। मंजूषा चित्रकला में किनारी का प्रयोग आवश्यक है। स्तूप एवं गुफा कला। भारत में स्तूप कला का निर्माण। स्तूप भारतीय वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण में से एक है। स्तूप संस्कृत के स्तूप शब्द से, धातु शब्द से बना, जिसका अर्थ है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना। वस्तुतः स्तूप के निर्माण की परंपरा शुरुआत वैदिक काल में शुरू हुआ है, जिसका प्रयोग साधारण टीले के रूप में होता था, किंतु अशोक के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पहुंच गया। एक मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने राजकाल में 84,000 स्तूप बनवाए। वैदिक परंपरा से होते हुए भी स्तूपों को बौद्ध धर्म द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। अशोक के शासनकाल में बुद्ध के अवशेषों स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध कला धर्म के स्तूपों को भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। स्तूप की सजावट। स्तूप समतल भूमि या ईंट के पत्थर पर बनाए जाते हैं। स्तूप के एक छोटा सा कक्ष होता है, जिसमें बुद्ध या बुद्ध के संतों अथवा भिक्षुओं का पार्थिव अवशेष कलश रखा जाता है। स्तूप के ऊपरी भाग हर्मिका छत्र होती है, जिसे ये हर्मिका है ऊपर में, और ये छत्र है परिक्रमा, और ये प्रदक्षिणा पथ होता है, जिसे रेलिंग से घिरा होता है। फिगर नहीं बनाया। उसके बाद भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्तूप। सांची का महास्तूप, यह मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है। ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। उसके बाद है इसके कारण से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। यह सबसे सुरक्षित अवस्था में है। इसका निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ तथा इसके चारों ओर काष्ठ की लकड़ी की वेदी का जो घेरा लगा हुआ है, ये काष्ठ का है। परंतु शुंग काल में ना इसे पसानपुर में सूतोरा इसे मतलब लकड़ी का हटाकर पत्थर का बना दिया गया। वेदी भी पत्थर से बनाई गई है। इस स्तूप का व्यास 126 फुट ऊंचा है। व्यास जो 126 फुट है ना, जैसे कि ये है, तो इसका व्यास जो है ये 126 फुट है और ऊंचाई 54 फुट है, जिसके कारण आकार दोगुना हो गया है। उसके बाद आकार दोगुना हो गया है। महास्तूप तीन मेघियाँ हैं, जो भूमिगत है, मध्य भाग है और हर्मिका पर है। इसके अंड उल्टे कटोरा का आकार होता है। ये अंड है, ये उल्टा कटोरा का आकार होता है। भूमितल के स्तूप चारों ओर पत्थर का फर्श होता है, जिस पर गोल वेदिका होती है। वेदिका सादी और अलंकरण रहित होती है। जो वेदिका होती है बहुत जगह सजावट होती है, लेकिन बहुत जगह अलंकरण रहित होती है। सांची के स्तूप का तोरण मतलब जो प्रवेश द्वार है ना, जो प्रवेश द्वार है उसको तोरण कहते हैं। तो सांची के स्तूप का तोरण अत्यंत ही सुंदर है, मतलब सजाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ ये जो तोरण द्वार है। उसके बाद कला पूर्ण आकर्षक है। वे कला इतिहास में अपनी सानी रखते हैं। तोरण महात्मा बुद्ध के जीवन की परिघटना और जातक कथाओं का चित्रण है ना। यहाँ चित्र जो है जातक कथाओं से संबंधित है, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है। स्तंभ के नीचे बड़ेरी के बाहरी कोनों के में सघन वृक्षों के नीचे शाखाओं और सहारा लेकर भूमिगत मुद्रा में खड़ी हुई स्त्रियों की मूर्ति, जिन्हें साल भंजिका कहा गया, अत्यंत आकर्षक है ना। जो अन्य जो स्तंभ जो है, इसके नीचे जो फोटो बनाया गया है, ये स्तूप है और ये गेट है, और ये गेट ऐसे है, इसमें जो चित्र बनाया गया है ना। उसके बाद है अमरावती स्तूप। तो ये स्तूप है हमारा। उसके बाद है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। इसका निर्माण लगभग 3वीं शताब्दी से पूरे मौर्य काल शासन में हुआ है। सम्राट अशोक द्वारा ही करवाया गया। हालांकि इस संदर्भ में अभी तक कोई ठोस पुराण नहीं मिला। अमरावती स्तूप सबसे महत्वपूर्ण स्तूप में से इसका बौद्ध धर्म से महायान शाखा से संबंधित है। कुछ इतिहासकार का मानना अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों द्वारा किया गया। अमरावती स्तूप शिलापट्टों के उत्कृष्ट लेखों पर आधारित है। इसके वास्तुकला की विषय वस्तु में कुछ जानकारी मिलती है। स्तूप के चारों ओर वेदिका काफ़ी लंबी थी। वेदिका मतलब जो घेरा है वो क्या है, वेदिका है ना। जो ये तो हो गया तोरण द्वार, लेकिन इसके यहाँ जो है ये वेदिका है जो घेरा है। इसके चारों ओर तोरण द्वार के पीछे स्तूप के आधार से निकलता हुआ एक चबूतरा है, जिसे आयक या पूज्य कहा जाता है। अमरावती शिलापट नक्काशों तत्कालिक जनजीवन सर्वांगीण झांकी प्रस्तुत करती है। निर्धन व्यक्ति कुटिया से लेकर भिक्षुओं के दुमंजिले बिहार तथा राजमहल सभी अत्याधुनिक निपुण के साथ उत्कीर्ण किए हुए हैं। वस्तुतः अमरावती शैली प्रत्येक अंग का व्यापक कलात्मक अंकन है। उस सारनाथ का स्तूप देखते हैं।
मौर्यकालीन सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में सारनाथ का उत्तर प्रदेश में कई स्तूपों का निर्माण किया, जिसमें धमेक स्तूप, चौखड़ी स्तूप उल्लेखित है। धमेक स्तूप एक बृहद स्तूप है, इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के निकट है, बस तो बहुत थोड़ा दूर है, बोलता 12-13 किलोमीटर वहाँ से। उसके बाद यह बेलनाकार आकृति का दूसरा आकृति वाला स्तूप है, बेलनाकार आकृति वाला स्तूप है, मतलब बहुत गुंबदाकार ऐसे नहीं, वो थोड़ा मतलब थोड़ा गोल टाइप का ये बेलनाकार स्तूप है। उसके बाद है जिसका आधार व्यास 28 मीटर है और ऊंचाई ये ऊंचा ज़्यादा है थोड़ा 43 मीटर 6 मीटर। यह स्तूप ईंटों, रोड़ी, पत्थरों आदि का प्रयोग करके बनाया गया है और शानदार फूलों की नक्काशी की गई है। इसके शिलपट पर अनेक स्तूप इतिहास लिखा गया है। चौखंडी स्तूप यह वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर है। इस स्तूप का ह्वेन सांग द्वारा वर्णन किया गया। स्तूप में आकार चौकड़े हैं, है ना, स्तूप का आकार चौकोर है, वैसे चौकोर होगा। उसके बाद है आकार, कुर्सी का आकार क्रमशः घटती हुई 3 मंजिला ठोस ईंटों से बनी हुई इसके चौकार आकृति का इसे चौखंडी स्तूप कहा गया है। विशाल स्तूप है और अष्टभुजीय मीनाकार मीनार से घिरा हुआ। प्राचीन कालीन गुफा विहार वास्तुकला उद्भव मौर्यकाल में हुआ है। भारत में विभिन्न भागों में 1000 से अधिक गुफाओं का पता चलता है। दूसरी सदी में ईसा पूर्व से लेकर 10वीं सदी ईसा पूर्व तक अधिकांश गुफा बौद्ध काल में संबंधित है, हालांकि कुछ संबंधित बौद्ध जैन आजीवन संप्रदाय से संबंधित है। बराबर की गुफाओं में वास्तुकला अपनी सहसावस्था को इंगित करती है। गुफा अशोक ने अपने शासनकाल में आजीवक संप्रदाय के लिए निर्मित करवाया था। ये गुफाएं उन प्रामाणिक धार्मिक सभा स्थल स्थापन की है जिसमें एक आंगन, बड़े छप्परदार गोल झोपड़ी होती है और बराबर नागार्जुन की पहाड़ी गुफाएं साज्य नितांत विहीन है, लेकिन बराबर की गुफाएं निकट नागार्जुन केवल एक गुफा में सामान्य नक्काशीदार द्वार है जो मौर्यकालीन ही है। इसके समस्त गुफाओं भित्तियों पर भली भांति पॉलिश की गई है। इसमें संदेह नहीं है कि इसमें पॉलिश उस शैली की कलाकारों द्वारा की गई है जिन्होंने अशोक स्तंभ पर पॉलिश की थी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी पर स्थित है। यह उसके बाद तक्षण चित्रकला दोनों ही दृष्टि से भारतीय कला केंद्रों और अजंता स्थान ऊंचा है। 2वीं शताब्दी ईस्वी तक हीनयान मत का प्रभाव था, पश्चात महायान मत का। यहाँ 29 गुफाएं उत्कीर्ण की गई है, जिसमें से 4 चैत्य और शेष 25 विहार गुफाएं। अजंता की 10वीं गुफा सबसे प्राचीन चैत्य माना जाता है, जिसका काल ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के। इसके मंडप और प्रदक्षिणा पथ के बीच 59 स्तंभों की पंक्ति है। स्तंभों के बीच चौकोर, अंदर की ओर झुके हुए स्तंभ का आधार गोलाकार है, किंतु उसके ऊपर का भाग लंबा और अंडाकार है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के दुर्गम इलाकों में निर्मित एलोरा की गुफाएं भारतीय पाषाण शिल्पकार स्थल का कला का एक सार है। इसमें बनाने का श्रेय राष्ट्रकूटों शासकों को जाता है। इसमें 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 बौद्ध, 17 हिंदू, 5 जैन। अपने निर्माण काल के धार्मिक सौहार्द वातावरण को दर्शाती ये गुफाएं कथानक वास्तु शास्त्रीय पद्धति के दृष्टिकोण से स्वाभाविक विविधता को प्रदर्शित करती है। अजंता गुफाएं की तुलना में ये अधिक नवीन है। एलोरा गुफाएं अजंता गुफाएं एक प्रमुख पर्वत की ढलानों पर है। उसके बाद अजंता गुफा काफ़ी सीधी और खड़ी है, वहीं एलोरा की गुफाएं तिरछी है। अजंता की क्या है, खड़ी है, और एलोरा की गुफाएं थोड़ी तिरछी है। गुफा संख्या 10 विश्वकर्मा गुफा को समर्पित है। गुफा संख्या 14 रावण की खाई कथानक पर आधारित है। उसके बाद गुफा संख्या 13 दशावतार गुफा है। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर से संबंधित है। उसके बाद बाघ की गुफा, यह मध्य प्रदेश की बाघ नदी तट पर स्थित महत्वपूर्ण गुफा है, जिसका निर्माण 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। यह मुख्यतः बलुआ पत्थर से युक्त बौद्ध गुफा है, जो सुंदर भित्ति चित्र एवं पत्थरों के उत्कृष्ट शिल्पकला से युक्त है। ये बौद्ध गुफाओं का एक समूह है जो वास्तुशास्त्रीय रूप से अजंता की गुफाओं के समान ही है। अब लास्ट क्वेश्चन भारत में मंदिर निर्माण कला प्राचीन काल में नागर एवं तथा द्रविड़ शैली निर्माण के बीच में प्रमुख अंतर। भारत की प्राचीन स्थापत्य कला शैली मंदिर के विशिष्ट स्थान है। प्राचीन भारत में मंदिर का निर्माण लोगों को धार्मिक सहजता एवं व्यवहारिकता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित था। प्राचीन काल में भारत के मंदिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बनकर उभरे। संपूर्ण भारत में गुप्त काल में मंदिर
स्थापत्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस काल में मंदिर का निर्माण 3 प्रमुख शैली जैसे नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो तो ऊपर वाला नागर, बीच वाला बेसर और दक्षिण वाला द्रविड़ शैली। नागर शैली एवं द्रविड़ शैली दो विभिन्न क्षेत्रों में फली फूली इन दोनों मंदिर निर्माण कला शैली मूलभूत में अंतर है। तो इनके बीच में हम अंतर देखते हैं। नागर शैली का विकास उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य पर्वत तक हुआ है, के उत्तर तक हुआ, जबकि द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक हुआ। नागर शैली में सबसे प्रमुख तत्व शिखर है, जबकि द्रविड़ शैली में सबसे प्रमुख तत्व गोपुरम है ना। तो गोपुरम मतलब जो प्रवेश द्वार होता है। तो हमारे यहाँ जो सबसे होता है कि शिखर सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जबकि दक्षिण भारत में कि प्रवेश द्वार महत्वपूर्ण होता है। उसमें भारत नागर शैली में गर्भगृह प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की नदियों का मतलब मूर्ति लोग बना हुआ है ना। जैसे ये मंदिर है तो यहाँ प्रवेश द्वार पे गंगा और यमुना जी का मूर्ति गेट पे बना रहता है। वहीं जबकि द्रविड़ प्रवेश द्वार में द्वारपाल बने रहते हैं। क्यों द्वारपाल? उसके बाद है कोणार्क द्वारा सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, मुक्तेश्वर का मंदिर नागर शैली मंदिर है। जबकि बृहदेश्वर का मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कैलाश मंदिर, कुरांगनाथ का मंदिर द्रविड़ शैली पर आधारित है। नागर शैली के शीर्ष भाग पर आमलक, जो आमलक मतलब गोलाकार जो देखे थे, ये शीर्ष भाग पर आमलक होता है नामक संरचना पर निर्माण हुआ। जबकि द्रविड़ शैली के शीर्ष भाग पर स्तूपिका जो मतलब स्तूप जो आप देखें स्तूप, इस टाइप का निर्माण हुआ है ना। नागर शैली सामान्यतः ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। नागर शैली क्योंकि हमारे यहाँ अब याद रखने के लिए अब एक याद रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में ज़्यादा बाढ़ आता है, इसलिए कि एक चबूतरा पहले बना लिया गया ताकि ऊंचा पर बनाया जाए है ना। तो इसलिए उत्तर भारत वाले में चबूतरा दिखाई देता है, जबकि दक्षिण भारत में चबूतरा नहीं दिखाई देता है ना, डायरेक्ट मंदिर बना दिया गया धरातल से ही ऐसे। उसके बाद है नागर शैली में भव्य प्रवेश द्वार की आवश्यकता नहीं है, जबकि द्रविड़ शैलों में भव्य प्रवेश द्वार है ना। कि हमारे यहाँ उतना मतलब गेट पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि कितना गेट बस वैसे नॉर्मली बना दिया जाता है। जबकि दक्षिण भारत शैली में गेट सबसे महत्वपूर्ण होता है, गेट की भव्यता, गेट कितना भव्य है ना। उसके बाद वास्तु शास्त्र की दृष्टि से नागर जो हमारे यहाँ नागर पिरामिड को प्रसाद कहते हैं, जबकि द्रविड़ शैली का विमान। हमारे यहाँ जो ऊपर वाले इसको हम कहते हैं प्रसाद और दक्षिण भारत वाले इसको कहते हैं विमान। नागर शैली के विपरीत द्रविड़ की मंदिर ऊंचाई 4 दीवारों में स्थापित है। नागर शैली के विपरीत द्रविड़ मंदिरों की ऊंची चार दीवारी में स्थापित है ना। द्रविड़ जो मंदिर होता है ये पूरा घेरा होता है और इसी के अंदर एक मंदिर होता है, जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं है कि चारों तरफ घेरा आवश्यक नहीं है। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर अष्टभुजाकार होते हैं। ठीक है। उसके बाद है नागर शैली। उसके बाद मंदिर निर्माण कला में दोनों शैलियाँ नागर शैली एवं द्रविड़ शैली स्थापत्य कला की सुंदर अभिव्यक्ति है। नागर शैली द्रविड़ शैली क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण भारत की समाज संस्कृति के जीवंत उदाहरण है। ठीक है। दूसरा मंदिर नागर और द्रविड़ शैली के बीच में अंतर तो वही सब होगा। सबसे पहले देखते हैं क्षेत्र। तो क्षेत्र में हम देखें कि नागर वाला उत्तर भारत क्षेत्र में और दक्षिण वाला दक्षिण भारत क्षेत्र में पाया जाएगा। मीनार नागर शैली में टावर को शिखर कहा जाता है, जो ऊंचा वाला भाग होता है उसको शिखर कहते हैं। वहीं द्रविड़ वाले में विमान कहते हैं। क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। उसके बाद मंदिर वास्तुकला नागर शैली में एक से अधिक शिखर मिल सकते हैं हमारे यहाँ, जबकि द्रविड़ शैली में केवल एक ही मुख्य विमान दिखाई देता है। क्या होता है? केवल एक ही विमान। इसके अलावा नागर शैली के शिखर में नागर शैली के अंदर ही झुका होता है। इसके अलावा नागर शैली में शिखर नागर शैली में अंदर की ओर झुका होता है। शिखर क्या होता है? अंदर की ओर झुका, जबकि विमान सीढ़ीदार होता है। विमान क्या होता है? सीढ़ीदार होता है ना, इस शिखर की। और हमारे यहाँ क्या होता है? शिखर एक ही ओर झुका होता है ना, एक ओर। उसके बाद है मंदिर के बाहर की स्थिति। मंदिर के बाहर नदी गंगा यमुना भी हम देखें छवियों का उल्लेखित उपस्थिति होती है। छवियों और मिथुन की उपस्थिति होती है, कामुक छवि जो कि खजुराहो वगैरह हम देखते हैं। मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली में द्वारपाल दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? द्वारपाल। उसके बाद पानी की टंकी की उपस्थिति। मंदिर वास्तुकला में नागर शैली में पानी की टंकी हमको नहीं दिखाई देती है। दक्षिण भारत में मंदिरों में क्या होता है? सरोवर, लगभग मंदिरों में बगल में सरोवर दिखाई देता है ना, जैसे साउथ के मूवी में देखते ही होंगे। उसके बाद है गोपुरम जो प्रवेश द्वार होता है। गोपुरम मंदिर वास्तुकला नागर शैली में प्रमुख नहीं है, मतलब गेट पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि नागर वास्तुकला उड़ीसा का जो स्कूल के विशाल चारदीवारी में उपस्थिति देखी जाती है। कुछ मंदिरों में देखा जाता है। दक्षिणी मंदिर गोपुरम में एक विशाल चारदीवारी से घिरे होते हैं ना। जो गेट होता है वो विशाल चारदीवारी से क्या होते हैं?
घिरे होते हैं और अंदर में मंदिर होता है। कौवा तत्व, इस शैली में कौवा तत्व को कलश और आमलक कहा जाता है। कौवा तत्व मतलब वही जो ये शिखर हो गया, यहीं पे एक गोला सा ऐसा रहता है, उसको आमलक कहते हैं। कौवा तत्व स्तूप का यहाँ ऐसा स्तूप, यहाँ ये ऊपर वाला और ये स्तूप बना रहता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद है कुर्सी। वास्तुकला इसमें पेस्टल या आमतौर पे चबूतरे पे बना होता है, जैसे हम बोले कि पहले चबूतरा बनाया जाता है फिर मंदिर बनाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में क्या होता है कि डायरेक्ट जमीन पे ही मंदिर बना दिया जाता है। उसके बाद मंदिर निर्माण का उद्देश्य। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण आमतौर पर धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। दक्षिण भारत में मंदिर प्रशासन के उद्देश्य से, क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के, शिक्षा केंद्र के रूप में आदि सौंदर्य के उद्देश्यों के अलावा बड़े बड़े उद्देश्यों की पूर्ति की गई है। देवताओं का स्थान। मंदिर के अंदर देवी देवता पाए जाते हैं, जबकि द्रविड़ मंदिरों के अंतर्गत देवताओं गर्भगृह के अलावे भी मंदिर बाहर भी पाए जाते हैं ना। गर्भगृह के अंदर तो मंदिर है लेकिन बाहर भी देवता पाए जाते हैं। उसका उदाहरण जैसे लक्ष्मण मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंग मंदिर, ये सब नागर का उदाहरण, और बेसर का तंजौर का बेदेश्वर मंदिर, गंगई चोलपुरम ये। तो अब देख लीजिए, तो ये आपका चबूतरा है ना, और ये ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है, ठीक है। ये सबसे मंदिर का अंदर गर्भगृह, जो हम यहाँ जाते हैं भोला बाबा पूजा करने, तो ये ऐसे जाते हैं क्योंकि और गेट पे उतना ध्यान नहीं दिया गया है ना। और ये अपना शिखर रहा, और शिखर पे लगा आमलक, और छोटा छोटा मंदिर, इसको हम कहते हैं मंडप, है ना। वहीं द्रविड़ मंदिर देखिए, कोई भी ऊंचा भाग नहीं है, डायरेक्ट मंदिर बना दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका गेट मंदिर से भी कहीं कहीं भव्य बनाया जाता है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें गोपुरम होता है। उसके बाद है मंडप, जहाँ की हम पूजा करने के लिए जाते हैं, और यह है शिखर, शिखर पे यह है स्तूप, है ना। और ये ऊंचाई वाला भाग को विमान कहते हैं, और ये है गर्भगृह, ठीक है। यह द्रविड़ शैली। अब अंतिम बचा है बौद्ध एवं जैन धर्म का वास्तुकला। छठी ईसा शताब्दी पूर्व में बौद्ध जैन धर्म के उदय ने केवल प्राचीन भारत की धार्मिक संस्कृति के एक नए आयाम दिया, बल्कि प्राचीन भारत की कला और वास्तुकला के समृद्ध को अधिक विशिष्ट और अद्वितीय बनाने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। मौर्य, गुप्त, पाल शासकों ने कई प्राचीन राजवंशों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म अनुयायी के कारण मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में धर्म का प्रचार किया। बौद्ध एवं जैन का मुख्य रूप से कलाकृति देखें तो मंदिर वास्तुकला, गुफा, मठ, विहार, मूर्ति और स्तूप और चैत्य, ठीक है। तो बौद्ध और जैन की विशेषता देखते हैं, उदाहरण से हम बुद्ध और जैन वास्तुकला सबसे बड़ा प्रमाण एलोरा और अजंता है, जो समकालीन काल में धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। बौद्ध, जैन और हिंदू स्मारकों कलाकृति उजागर करते हैं। गुफा, विहार, मठ वास्तुकला अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों से में मौर्य काल के दौरान निर्मित जहानाबाद, जो बिहार की बराबर की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ नागार्जुनी गुफाएं, कुमारगुप्त द्वारा स्थापित नालंदा महाविहार, धर्मपाल द्वारा निर्मित विक्रमशिला महाविहार, भावनगर गुजरात में तलाजा पहाड़ियाँ, वज्रगिरी रत्नागिरी महाराष्ट्र में आदि प्रमुख बौद्ध वास्तुकार हैं। जबकि हाथी गुम्बा उदाहरण उड़ीसा में है, उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में भी है, बादामी पहाड़ी भी कर्नाटक में जैन वास्तु से संबंधित है। तो तीन को हम देखें जैन वास्तु, तो पहला हाथी गुफा, दूसरा उदयगिरी, तीसरा बादामी, जो ये जो है जैन से संबंधित है। प्रमुख बौद्ध स्थान यानी बोध गया से प्रसिद्ध बोधि मंदिर, जो नागर मंदिरों की तरह संकीर्ण है, लेकिन द्रविड़ युग की तरह बिना मोड़ के ऊपर उठता है ना, बिना मोड़ के क्या ये सीधा ऊपर उठता है। जबकि सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू जो राजस्थान में है, अर्थात बीमल शाह द्वारा निर्मित, काठियावाड़ गुजरात में बीमल शाह द्वारा निर्मित है दिलवाड़ा मंदिर, वहीं काठियावाड़ गुजरात में पालीताना का मंदिर सब जैन से संबंधित है। पावापुरी में सबसे पुराना जैन मंदिर के अलावा ऐहोल, देवघर, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर में भी जैन मंदिर के उत्कृष्ट नमूने हैं। बुद्ध और जैन वास्तुकला शैलियों में स्तूपों का महत्वपूर्ण स्थान है। मथुरा में कंकाली टीला अयागपत जैन स्तूप का सबसे पुराना साक्ष्य है, जबकि सांची, सारनाथ, चौखंडी स्तूप, केसरिया स्तूप ये बिहार में पद्धति बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म वास्तुकला, मूर्तिकला काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जो मुख्य रूप से पत्थर, कांच पर गढ़ी हुई है। नालंदा स्कूल की बौद्ध मूर्तियाँ महायान बौद्ध देवताओं जैसे खड़े बुद्ध, अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, मंजूश्री आदि को दर्शाता है। सिरपुर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, नालंदा में बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ पाई गई हैं, मिली हैं। उसके बाद जैन मूर्तियों में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति, जहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय अपना संलिखना किए थे, कि सबसे ऊंची अखंड स्वतंत्र संरचना है। इसके अलावा चौसा बिहार में, झांसी हरियाणा में,
आदिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश, महावीर की मूर्ति दिल्ली में, आदि से जैन कांस्य की मूर्तियाँ पाई गई। इस प्रकार बौद्ध जैन वास्तुकला में प्राचीन भारत में धार्मिक वास्तुकला के साथ साथ समाज के समकालीन सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान प्रदान करती है। आज भी पूरी दुनिया को शांतिवाद संदेश देने वाली महत्वपूर्ण संरचनाएं वे प्राचीन काल से भारत के सबसे जीवंत धार्मिक स्थलों में से एक है। बिहार की ऐतिहासिक विरासत को भी बढ़ाते हैं। लास्ट है राजेंद्र प्रसाद की राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आधुनिक भारत के प्रमुख स्तंभकार हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को विस्तृत कर राष्ट्रीय आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान दिया, सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम 2 चरणों में नहीं देख सकते हैं। पहला चंपारण सत्याग्रह पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन राजेंद्र प्रसाद। इस चरण में राजेंद्र प्रसाद एक छात्र नेता 1905 में स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनका योगदान बिहार सहित पूरे भारत राष्ट्रवाद का प्रसार किया। 1906 में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, तो ये बनाए थे स्टूडेंट, और ये बिहार छात्र कॉन्फ्रेंस बनाए थे, स्टूडेंट बनाए थे श्री कृष्ण सिंह, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिनका उद्देश्य छात्रों युवाओं राष्ट्रवाद प्रचार करना था। 1906 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पहली बार भाग लिए। तो 6 में ही 2 चीज़ कर रहे हैं, बिहार छात्र कॉन्फ्रेंस का स्थापना कर रहे हैं, 1906 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो कलकत्ता में हो रहा है वहाँ भाग ले रहे हैं। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं ना, तो 1906 में पहली बार भाग लिए, 1911 में सदस्यता ग्रहण किए और ग्रहण की, जिससे राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन और बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में वृद्धि हुई। उसके बाद हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बाद राजेंद्र प्रसाद का योगदान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से मिले तथा उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए। आगे चलकर वो बिहार में गांधीवादी आंदोलन के शिल्पकार बने। राजेंद्र प्रसाद उन्होंने अपनी वकालत जैसे लाभप्रद पेशे 1920 में त्याग कर असहयोग आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया तथा सम्मेलनों, भाषणों, यात्राओं के माध्यम से बिहार में आंदोलन को प्रभावी बनाया। बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम की स्थापना उन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई। आगे चलकर नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की प्रमुख भूमिका भी रही है ना। उसके बाद है नमक सत्याग्रह को बिहार में सफल बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन एवं बहिष्कार की रूपरेखा निर्धारित किए है ना। नमक सत्याग्रह क्योंकि 1905 के बाद तो खिलाफत हुआ और सहयोग हुआ, फिर नमक सत्याग्रह होगा, तो नमक सत्याग्रह में विरोध करने के लिए बहिष्कार रूपरेखा तैयार की। फिर उसके बाद भारत छोड़ो होगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी प्रमुख भूमिका रही 1934, 35, 37, 1934 में, 35 में और 47 में। जेबी क्लिंटन इस्तीफा के बाद तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, है ना, जिम्मेदारी दी गई। तो 34 में, 1901 साल बाद 37 में, और जब आज़ाद हुए तब तक, है ना, 34, 35 और 47। 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल खाद्य कृषि मंत्री बनाए गए थे और आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति बने, गौरव प्राप्त हुआ उन्हें। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान विस्तृत सुनिश्चित। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक क्षण में राजेंद्र प्रसाद अपने महत्वपूर्ण सक्रिय योगदान दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की आज़ादी के बाद स्वतंत्र उन्होंने अपने योगदान देखते हुए देश रत्न की उपाधि दी। हालांकि उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था ना 9 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्ष में गांधीवादी चरण में राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी मजूल हक सहित अनेक नेताओं उभरे और उन्होंने सिर्फ आज़ादी के संघर्ष में बल्कि स्वतंत्र भारत बिहार के पुनर्निर्माण में अपने विशिष्ट योगदान दिया। इसी क्रम में राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में गौरव प्राप्त हुआ और तत्कालीन समय में बिहार के प्रभावशाली भूमिका को दर्शाया।